हमें कोई डर ही नहीं है। वीडियोग्राफी जो कोर्ट ने कराई है उसमें भी इतनी बातें बोल रहे हैं, किस प्रकार की बातें, होम मिनिस्टर साहब का नाम ले रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं जज लोया की। एक तो ये दहशत पैदा करने की मेरे मन में उनकी कोई इच्छा हो सकती है, या फिर कोई और बात है जो अमित शाह साहब जाने और वो पुलिस वाले जाने। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। महमूद प्राचा के साथ जो कुछ हुआ आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मीडिया में बहुत कुछ आया है लेकिन बहुत कुछ अभी तक नहीं आया। वो हकीकतें जिसकी वजह से महमूद प्राचा को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें स्पेशल सेल ने रेड डाला, तकरीबन 14-15 घंटे तक उन्हें कुछ नहीं मिला और उसके बाद भी सताने का सिलसिला जारी है। लेकिन दूसरी तरफ कम्युनिटीज़ की तरफ से जो विक्टिम्स नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के फसाद वाले और दूसरे लोग भी, मुस्लिम और दलित ख़ास तौर पर पिछड़े समाज की तरफ से आपको बुलाया जा रहा है, आपके साथ हमदर्दी भी दिखाई जा रही है और आगे जुड़ने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। अब आप कहाँ महसूस कर रहे हैं जो स्पेशल सेल की जो कार्रवाई थी, क्या उसमें कहीं कोई दमखम है? जो एफआईआर आपके ख़िलाफ़ ही कर दी गई, पुलिस में आपने कंप्लेंट की उनके नकली आईए होने की, उस पर एफआईआर नहीं हुई, लेकिन उनकी तरफ से जो कुछ दिया गया पुलिस में वो अब तक भी उसी तरह से आम शहरी की तरह से आपको ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इतने तजर्बे के बाद भी। आप अब क्या कहते हैं? पहले तो मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ कि आम शहरी की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। आम शहरी को इज्जत और रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। कोई भी किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या किसी को गलत ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए। मेरी तो ग्रीवेंस ही है ये कि एक आम शहरी के साथ जो ट्रीटमेंट। अरे साहब, आम शहरी का हाल ये है कि आप ही के जो क्लाइंट्स हैं दिल्ली पुलिस से डर करके अपना घर छोड़ करके भागे हुए हैं। मैं उन आम शहरियों की बात कह रहा हूँ। ये दिल्ली में हो रहा है। राजधानी में अगर पुलिस की धमकियों से डर करके लोग घर छोड़ दें, मैं उन आम आदमियों की बात कह रहा हूँ। आप उनकी मदद कर रहे हैं, उसी वजह से शायद उनकी हिम्मत हो पाई है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आकर के बोल रहे हैं, कैमरे के सामने आके बोल रहे हैं। बाकी तो आम आदमी कहीं कुछ कह नहीं पाता, चुपचाप दब करके बैठ जाता है। ये सारे पुलिस ऑफिसर्स जो धमकियां दे रहे हैं और जिनकी वजह से एससी कम्युनिटी के लोग और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग और एसटी कम्युनिटी के लोग घरों को छोड़ के भाग रहे हैं, ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हो रहा है। दिल्ली में तो फिर भी ये दंगों के केस तो इतने ज़्यादा, क्योंकि पूरी दुनिया में मशहूर थे तो सबको पता लग गई। लेकिन जो एससी कम्युनिटी के साथ और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ इसी दिल्ली शहर में अभी भी हो रहा है, इंडिविजुअल केसेस में बहुत सारे दलित भी भागे हुए अपने घरों को छोड़ के, क्योंकि पुलिस ने उनकी कंप्लेंट नहीं ली। एक हमारे यहाँ भी, अगर आप अभी थोड़ी देर पहले आते तो वो बैठे थे यहाँ पे, जी, वो घर छोड़ के भागना पड़ रहा है उन्हें कि खुद ही कंप्लेंट की और खुद ही उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया। ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल हमारी इसी दिल्ली में मौजूद है। तो ये जो पुलिस ऑफिसर कर रहे हैं, ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, इस बात को ध्यान से समझ लें। ये पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, ये ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स हैं, डकैत हैं। और वर्दी पहन ली उससे आदमी कोई पुलिस वाला नहीं बन जाता। कानून पे चलने से इनकी लिमिटेड पावर्स होती है। कानून के अंदर रह के करेंगे तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा और वो पुलिस का कार्य होगा। अगर डकैतियाँ मारेंगे इस तरह से, लोगों को धमकाएंगे, डराएंगे, तो पुलिस की कार्रवाई नहीं है, ये आम क्रिमिनल्स की तरह ही मानी जाएगी। तो इस बात का वो ख्याल रख लें। और हमारा मिशन जो है, एक ही मिशन है काज़मी साहब, इस बात को लोग ध्यान से समझ लें। जो लोग नहीं समझते वो दोबारा समझ लें। हमारा मिशन ये है कि जो समाज का सबसे कमज़ोर तबका है और जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, उसका विश्वास कहीं भारत के संविधान से टूट ना जाए, इतना सा भी रत्ती भर बराबर। क्योंकि अब आज का माहौल ऐसा बना हुआ है, इस प्रकार के लोग बड़ी बड़े ओहदों पे बैठ गए हैं। जुडिशरी भी जिस हालत में है पूरी दुनिया देख रही है, बहुत कमज़ोरी की हालत में है। प्रेस तो माशाल्लाह, उसके बारे में तो क्या ही बोलें हम। सोशल मीडिया के कुछ अच्छे जर्नलिस्ट को छोड़ दें या एक दो इंस्टीट्यूट्स को जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हैं, तो फिर तो एकदम अंधेरा ही अंधेरा। इलेक्शन कमीशन, उसका भी जो हाल है पूरी दुनिया देख रही है। जो पुलिस है वो तो फिर हमेशा से ही बढ़िया है और आज के तारीख में तो एकदम चार चांद लग गए हैं उसमें। तो गालिबन हर जो इंस्टीट्यूशन है, इदारा जो है, बहुत ही बुरी हालत में है। लेकिन अब
जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि आम आदमी का और ख़ास तौर पे कमज़ोरों का विश्वास जो है संविधान से हट जाए। हम क्या दिखा रहे हैं कि बावजूद इन तमाम कमियों के, बावजूद इन तमाम कमज़ोरियों के, भारत के संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था इतनी ताकत है कि कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को भी अगर उसका कानून का सही इस्तेमाल करके, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, इंसाफ मिलेगा, चाहे कितना भी बड़ा जुल्म हो। और आप तो खुद उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है भारत के संविधान ने बिल्कुल किस प्रकार से। अब आपने सीधा नाम लिया है अमित शाह का। आपने कहा है कि अमित शाह के इशारे पर मुसलसल हुआ और वो ऑफिसर जो आपके यहाँ रेड करने इसी कमरे में पहुँचे थे वो मुसलसल अमित शाह के कांटेक्ट में थे। क्या है क्या हकीकत है, क्योंकि अमित शाह ऐसा क्यों हो रहा है कि डायरेक्ट आपको अमित शाह टारगेट कर रहे हैं? यानी क्यों ऐसा? सरकार का तकरीबन नंबर 2 आदमी जिसे कहा जा सकता है वो आदमी आपके खिलाफ है सिर्फ इसलिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बचाना चाहते हैं? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के तो खिलाफ, मनुवादी मानसिकता तो संविधान के खिलाफ है ना। और शायद दिन भी देखिए कौन सा चुना गया है, 25 दिसंबर 1927 में बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी। वही रात हमारे ऑफिस पे भी हमला हुआ है। तो ये सब मैसेज दे रहे हैं जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो अपने कई ग्रुप्स में चला भी रहे हैं इस बात को कि 25 दिसंबर का बदला हो रहा है। तो बात ये नहीं है, लेकिन जो, और दूसरी बात ये है कि मैं अमित शाह साहब का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं जो यहां पे हुआ है और उससे पूरी दुनिया निष्कर्ष निकाले। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अमित शाह जी जो ये अफसर आए थे धमकियां देने, धमकियां आपकी तरफ से देने, मैं उनसे डरने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा सर मेरे कंधों के ऊपर है, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूं और मैं संविधान की इज्जत करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसकी इज्जत करता हूं और उसके तरीके पे चल के मैं बड़े से बड़े मुलजिम को और मुजरिम को पहले भी पकड़वा चुका हूं और आगे भी पकड़वाऊंगा। ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। अच्छा, आप वो कौन सा वाकया बताना चाहते हैं या कौन सी वो चीज़ प्रूफ करना चाहते हैं कि वो वीडियो जो आप मांग रहे हैं कोर्ट में, कि कोर्ट में वीडियो लाइए और मुझे फिर कुछ नहीं कहना पड़ेगा? आखिर वो कौन सा ऐसा मोमेंट है ख़ास जिस तरफ आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या अगर आप इस वक्त कहना चाहें तो? नहीं, वो मोमेंट तो कुछ, वो मोमेंट एक नहीं है, एक तो कई सारी बार बोला गया है। वो जो अमित शाह जी का नाम लेके बोला गया है कि आप उनको जानते नहीं, हो। वो फिजिकल असॉल्ट वाली बात भी, जो फिजिकल असॉल्ट तो लास्ट में हुआ है। हाँ। रात को करीब 12 बजे के बाद फिजिकल असॉल्ट हुआ है। उसके पहले तो धमकियां ही धमकियां थी, बंदूकें दिखाई जा रही थी। अच्छा, उन्हें यह महसूस नहीं हो रहा था कि हम वकील के साथ ऐसा कर रहे हैं? नहीं, उनको कोई मतलब, उनको इतनी ज़्यादा, मतलब ये देखिए ना, इम्पर्सनेशन ही कर दी। जब जो आईओ नहीं था वो अपने आप को खुले आम एकदम रौब से हम जैसे व्यक्ति को धोखा दे दिया जब उसने। हम अपने आप को वकील मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन वो हमसे करीब 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक यही चलता रहा। हम ही उसे आईओ समझते रहे। ये तो हमने जब पढ़ा उसका, वो उसने लिख के दिया, जब हमें नजर आया कि ये तो इम्पर्सनेटर है। फिर वो एक अलग बात है कि हमने 100 नंबर पे कंप्लेंट कराई और हमारे खिलाफ उल्टी कंप्लेंट हो गई, वो एक दीगर बात है। लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ चुप बैठना चाहता हूँ क्योंकि जो सबूत हैं वो मैं कुछ बोल सकता हूँ, अमित शाह साहब कुछ और बोल सकते हैं, जो यहाँ पे साहब आए थे वो कुछ और बोल सकते हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन है पुलिस के वो कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन वीडियो तो झूठ नहीं बोलेगी ना। तो अब जो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसकी सच्चाई सच्ची है और किसकी सच्चाई झूठी है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कौन पूरी ताकत लगा रहा है कि वीडियो जो है पब्लिक के सामने आए और कौन उसे छुपा रहा है। कौन ये बता रहा है कोर्ट में कि हमें यही नहीं पता कि इसकी हैश वैल्यू क्या है, कौन ये कह रहा है कि हमें ये भी नहीं पता कि कितने घंटे की है। अच्छा, और हमने इसकी कॉपी बना के कोर्ट में जमा करा दी है। तो इससे पता लगता है कि वो 15 घंटे की वीडियोग्राफी नहीं है, ये पहले ही उसमें गड़बड़ कर चुके हैं। और आप भी जानते हैं और दुनिया जानती है कि मैं इस बात को साबित कर दूंगा कि यहाँ से इन्होंने वीडियो की ये क्लिपिंग की है, इसको क्रॉप किया है, इसको डिस्ट्रॉय किया है और इसको इस प्रकार से ख़राब किया है। अच्छा, आप वीडियो की बात करते हैं, मुझे याद है एक बार सुप्रीम कोर्ट में
एक जज ने आपसे किसी अदालतों के बारे में कहा था, मैं भी मौजूद था, और जब आपने कहा कि वीडियोग्राफी करा दीजिए फिर तो मुझे कोई मसला ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज खामोश हो गया था वीडियोग्राफी कराने से। आपको उम्मीद है कि ये पुलिस या पुलिस कमिश्नर या स्पेशल सेल आपको वो वीडियो देगी अपनी कमज़ोरियाँ वापस देने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी कमज़ोरी सामने नहीं लाना चाहते? आप क्या कहते हैं? ये बहुत ही टिपिकल किस्म की बात है, लेकिन चूंकि बहरहाल वाकया है, हकीकत है, आप रोज़ फेस करते हैं उस चीज़ को। देखिए, अब इसमें बात यह है कि ये तो एक पहले इसी का मसला बता दूं, ये तो कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि वीडियोग्राफी होगी, इसलिए वो फंस गए। उनको ये भरोसा था कि ये वीडियोग्राफी में हम बोल रहे हैं तो मैं इससे शायद और डरूंगा, शायद एक ये भी मेरे जहन में मैं निष्कर्ष ही निकाल सकता हूँ, अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये इतने हम दिखा दें कि हम इतनी बहादुरी से ये काम कर रहे हैं कि हमें कोई डर ही नहीं है। वीडियोग्राफी जो कोर्ट ने कराई है उसमें भी इतनी बातें बोल रहे हैं, इस प्रकार की बातें, होम मिनिस्टर साहब का नाम ले रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं जज लोया की। एक तो ये दहशत पैदा करने की मेरे मन में उनकी कोई इच्छा हो सकती है, या फिर कोई और बात है जो अमित शाह साहब जाने और वो पुलिस वाले जाने। मगर बुनियादी बात यह है, जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो समझने की चेष्टा कीजिए कि कोर्ट ओपन क्यों होते हैं। कोर्ट ओपन इसलिए रखे जाते हैं कि दुनिया देखे कि इंसाफ हो रहा है, ऐसा नहीं कि बंद कमरे में हमने इंसाफ कर लिया, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो वीडियोग्राफी की जो बात करते हैं, अब ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आई है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। सिर्फ जो और बहुत सारे जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं पूरे देश में, उसकी वीडियोग्राफिंग शुरू भी हो गई। तो इसमें तो किसी को कॉन्सेप्चुअली परेशानी है ही नहीं, जो बात हम इतने दिन से कह रहे हैं। हमारी बात सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है, हाई कोर्ट भी मान रही है, लेकिन परेशानी वही होती है जब कुछ छुपाना होता है, तभी तो ओपन कोर्ट्स को क्लोज करने की चेष्टा की जाती है। अच्छा, आपको मारने की धमकियां आपसे पहले भी आती रही हैं, मुझे मालूम है। वो क्या एक कोई पुजारी कोई नाम का कोई था, उसकी तरफ से उसके बाद भी शायद कुछ धमकियां आती रही हैं। मुझे ये भी याद है कि जयपुर की कोर्ट में बाकायदा शायद AK-47 लिए हुए एजेंसियां आपको मारना चाहती थी। तो आखिर ये सब क्यों है? चूँकि बहुत लोगों को डर है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, आपके साथ हमला हो सकता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, और इसको काउंटर करने के लिए क्या कोई आपने अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम कुछ सोचा है, क्या है? देखिए, इसमें जो एक फ़र्क मुझे नज़र आता है, एक तो इसमें एक फ़र्क तो ये है भी कि मुझे जो है अल्लाह ताला ने डर नाम की चीज़ से कभी मेरा तारुफ नहीं कराया, और ये उसी की मेहरबानी है। और जो उस दिन हुआ है यहाँ पे, वो तो कोई इंसान वो फेस कर ही नहीं सकता, बावजूद इसके कि मैं एक बहादुर आदमी समझा जाता हूँ और मुझे कानून की भी समझ है। बावजूद उसके जो इतने सारे हथियारबंद आदमी, हम 3-4 लोग थे, हम क्या कर लेते हैं? बिल्कुल। तो ये ऊपर से ही मदद हुई है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मेरे में और बाकी लोगों में फ़र्क क्या है बुनियादी, जो मुझे समझ में आता है इन हालात में, वो ये है कि दंगे हुए, टेररिस्ट अटैक हुए, मालेगांव में मक्का मस्जिद पे हमला हुआ, और उसके गुनहगार कौन बने? मुसलमान जी। यानी जो विक्टिम हैं वही गुनहगार बनाए जाते हैं। ये एक फॉर्मूला है। हाँ। ये आपके केस के होते ही मुझे सबसे पहले, चाहे तो अल्लाह ताला ये चाहता होगा कि ऐसी समझ दी है या ऐसी अकल दी है, औरों को भी होगी और है ही, मगर जो भी वजह रही हो, लेकिन किसी ने ये बात पॉइंट आउट नहीं की जो हमने आपके केस से की। और इसीलिए मैं बार बार माफ़ी भी मांगता हूँ कि मैं खुद ये टेरर के केसेस पहले नहीं लेता था, इसलिए मैं बार बार माफ़ी भी मांगता हूँ। तो आपके केस से मुझे ये समझ में आया कि आपने तो नहीं किया है, पर धमाका तो हुआ है, तो आपने नहीं किया तो किसी और ने किया है। अगर सच्चा इंसाफ चाहिए और इस तरह की आतंकवादी घटनाएं रोकनी जरूरी है, तो उस व्यक्ति को पकड़ना जरूरी है जिसने ये किया है। हम पहले दिन से आपके केस के से ही इसी चीज के पीछे लगे हुए हैं कि किसने किया है, किसने जुर्म किया है, हम उसे पकड़ेंगे। ये तो हम आपके कागज देख के ही समझ जाते हैं, इतनी तो अकल हमें ऊपर वाले ने दी है कि ये झूठा फंसाया जा रहा है। तो हम केसेस ही ऐसे लेते हैं जो कि इनोसेंट होते हैं। आपको भी याद होगा कि हमने ये शर्त रखी थी और आपने कहा कि नहीं, मैं इसी शर्त पे ही कराना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बेगुनाह हूँ तभी आप हमारा केस लें। आपने चूंकि मेरे केस के बारे में बात छेड़ी है, तो एक बात और बताऊँ मैं, बहुत ही दिलचस्प, और वो नतीजा आप भी मैं समझता हूँ निकाल चुके होंगे। 2012 के बाद में जब से आपने मेरा केस लड़ा, और जिस तरह से आपने लड़ा, और उसके बाद बाकायदा क्रिमिनल केसेस इस तरह के लेने शुरू किए, उसके बाद पूरे देश में कोई एक आतंकवादी घटना नहीं हुई। तो इससे ये तो साबित हो गया कि एजेंसियां ही रोग एलिमेंट्स जिनको आप कहते रहे हैं
वो कराती रही हैं, उसके बाद क्यों नहीं हिम्मत हुई, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आपने जो बात नहीं, पूछना मैं पूरा आपका जवाब पूरा नहीं हुआ। तो आपने उसकी वजाहत की जी कि जब हमने असली मुजरिमों को पकड़ने के लिए मुहिम बीड़ा उठाया तो अब असली मुजरिम डर रहे हैं, तो आतंकवादी घटनाएं कैसे होंगी? जी जी जी। यही फार्मूला आज़ादी के बाद से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर इस्तेमाल हुआ है। उन्हीं के ऊपर जुल्म होते हैं, उन्हीं को बंद कर देते हैं। ट्राइबल लोगों के ऊपर भी यही हो रहा है। उनकी ज़मीनें, आज मेरे पास एक केस आया है, वो एक मैंने देखा है, वो केस नहीं आया, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था आज। वो उसमें ये है कि जो आदिवासी लोग हैं उनकी ज़मीनें कब्जा कर रही है ज़बरदस्ती सरकार, जो उनका हक है फॉरेस्ट एक्ट के तहत, और उनके ऊपर मुकदमे भी लगा रही है। तो ये तो फॉर्मूला है। मुसलमानों के ऊपर क्या फॉर्मूला है कि दंगों में, जैसे इसमें भी है, उन्हीं के घर लूटेंगे, उन्हीं की हत्याएं करेंगे, उन्हीं को जिंदा जलाएंगे और उन्हीं के ऊपर मुकदमा लगाएंगे। जो बाकी बचेंगे वो मुकदमे में उलझे, वो मुकदमे में। और हम क्या कर सकते हैं, हमने जो किया, और इसी तरह से बाकी लोगों ने भी, SC ST के भी लोगों ने उन लोगों को सालों साल जद्दोजहद करके छुड़ा लिया। तो जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? वो बंद करे जाएंगे, हम छुड़ाए जाएंगे, और हम इसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे कि वो बंद करें और हम छुड़ाएं। हमने क्या किया है जो फर्क है, जिसकी वजह से राकेश मारिया साहब से लेके रवि पुजारी, उसके बाद राजस्थान ATS ने AK-47 भरी कोर्ट में जज साहब के सामने हमारी सीने पे रख दिया। तो ये, और उसके अलावा भी एक जगह थोड़ी, पूना है, महाराष्ट्र में कितनी जगह हमले हुए हम पे, गुजरात में हम जाते हैं वहाँ ये सब चीज़ें देखी जाती है। मैं तो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में गया हूँ टेरर के केसेस के लिए। तो ये तो एक जो बार बार धमकियाँ, और उसके बाद अब SC कम्युनिटी के केसेस लड़ते हुए हमने कई पुलिस ऑफिसर्स को खिलाफ FIR कराई, तो वो भी धमकियाँ आ रही हैं हमें। उसकी एक कंप्लेंट भी दर्ज करा रखी है हमारे एक वकील साहब है बदलिया साहब, उन्होंने कोर्ट में, हालांकि मैं उन्हें मना कर रहा था कि बदलिया साहब अच्छा नहीं लगता कि आप कह रहे हैं, वो हमसे लड़ाई कर रहे हैं कि प्राचा साहब आपकी जान को खतरा नहीं होने देंगे, ये तो पुलिस वाले मार देंगे आपको। उससे पहले भी मेरे घर ऑफिस पे हमला हो चुका है, उसकी बदलिया साहब ने कंप्लेंट की। तो हमें तो इस बात की आदत पड़ी हुई है, लेकिन जो इस वक्त मैंने देखा तो खतरे की वजह यह है कि हमने बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है कि बार बार दवाई दे के ठीक नहीं होगा। जहाँ से ये वायरस आ रहा है हम उसी जगह जाके वायरस को समाप्त करेंगे, असली मुजरिमों को पकड़ेंगे। उसकी वजह से हमारी दुश्मनी, जो मैं समझता हूँ बुनियादी वजह ये फ़र्क है कि बाकी लोग भी इतने सारे, देखिए इतने सारे लोग मेहनत करके लोगों को छुड़ा ही रहे हैं, लोगों को छुड़ा ही रहे हैं। अरे साहब सुनिए, छुड़ाने की बात मुझे, जो हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुस्लिम, जो छुड़ाने का ही सिर्फ काम करती हैं, और बल्कि एक छूटता है तो पिछले 40 भी गिनवा देती हैं, इस तरह की भी खबरें छपवाते हैं। तो वो क्या उनकी तरफ से कोई आपके साथ अब इस वक्त कोई रिएक्शन, कोई हमदर्दी, कोई चीज़ आई, या वो भी इंतज़ार ही कर रहे थे कि प्राचा साहब फंसें तो अच्छा ही है क्योंकि उनकी दुकानें चलती रहें? नहीं, हम तो देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारी तंजीमों ने किया भी है। हाँ। और अल्लाह ताला उनके दिल में डालेगा भी कि जब जुल्म इतना बढ़ गया है तो वो भी सामने आए। ये है, आज मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, लेकिन बुनियादी बात यह है कि एक सवाल किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था मुझसे कि इसी तरह का कुछ सवाल था, तो मैंने यही कहा था कि हमारा जो अकीदा है, जो हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा जो है वो ये है कि दिलों में बहादुरी या डर डालने वाला ऊपर बैठा है, अल्लाह ताला है। अब लाखों की फौज होगी, उसके पूरी लाखों की फौज में भी डर और बहादुरी डालने वाला ऊपर बैठा है, और एक अकेले आदमी को लाखों की फौज से लड़ने की बहादुरी या डर डालने वाला भी ऊपर बैठा है। तो हमारा तो ये ईमान है, तो इसमें बिल्कुल भी हमें कोई वो नहीं है। और जैसे जैसे खतरात बढ़ रहे हैं तो मुझे भी ऊपर से ज़्यादा मतलब मैं समझ रहा हूँ, मैं इवॉल्व हो रहा हूँ। तो मेरी बात अब ये पूरी तरीके से समझ में आ गई है कि ये सारे काम ऊपर से हो रहे हैं, वरना मेरी क्या हैसियत है। काज़मी साहब आप समझ लीजिए, 15 से 20 आदमी बंदूकों के साथ, हम 4 आदमी थे, तो हमारी क्या हैसियत है। मुझे पूरा जो अकीदा है वो और पुख्ता होता जा रहा है। मैं इसको इस अंदाज में कहता हूँ, और कुछ लोगों का, बुज़ुर्गों का मैंने पढ़ा भी है कि असल में डर जो है वो ईमान की ताकत को चेक करने का भी एक वो है। अगर कहीं डर है तो वहाँ ईमान कमज़ोर है। बहरहाल इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते अभी, क्योंकि ये इशू डाइवर्ट हो जाएगा। अब जो आप आगे, आपको चाणक्यपुरी थाने भी बुलाया गया, कहते हैं वो बड़ा अजीब सा रीज़न था कि वो पाकिस्तान एम्बेसी पर प्रोटेस्ट ना करें, लेकिन अब चूँकि उस पर आप बता चुके हैं कई लोगों को, अब क्या आगे क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से, चूँकि
आप तो दूसरों के केस लड़ रहे थे, अब आपके ऊपर केस लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। आप यहाँ कहीं आकर के कहीं रुक करके कुछ सोचने की हालत में हैं कि आगे क्या कुछ स्ट्रेटजी हो, कैसे हो, या जिस तरह से आप चल रहे थे उसी तरह से चलेंगे, कोई आप अपनी टीम बढ़ाएंगे? क्योंकि जब मुकदमे आप पर ही लगने शुरू हो जाएंगे और आपको टारगेट, तो बहरहाल आगे कुछ किस तरह से कुछ आप करने जा रहे हैं? देखिए, अकल भी और जहानत भी और बेवकूफ़ी भी और कमअक्ली भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है जी। तो हमें एक बात बिल्कुल साफ समझ में आ रही है, हमारा ये सब शुरू क्यों हुआ था मामला? सीए एनआरसी का विरोध, सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट, जो कि काले कानून है, गैर कानूनी कानून है, उसको रोकने का। उसकी तरफ से सरकार की स्ट्रैटेजी देखिए, वो भी एक स्ट्रैटेजी है उनकी है, हम उनको क्यों बुरा कहें। उनकी स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने संविधान को तोड़ना है, सीए एनआरसी उसका एक जरिया था, और आम SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के हकूक़ छीनने हैं, वो उनकी स्ट्रैटेजी है। तो अगर हम लोग इतने ही कम अकल उनको लगते हैं कि हमारा ध्यान सीए एनआरसी से किसी भी तरीके से वो हटा सकते हैं, तो ये उनकी थोड़ी, मैं समझता हूँ उनको दोबारा सोचना चाहिए। हमारा फोकस सीधा और सीधा सीए एनआरसी पे है। दंगे उन्होंने इसीलिए कराए, और अब महमूद प्राचा, क्योंकि दंगों में एक उनकी बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है, तो दंगों से के बाद महमूद प्राचा होगा, और महमूद प्राचा के बाद जो महमूद प्राचा को बचाने आएंगे उनकी तरफ हमला होगा। लेकिन ये सीक्वेंस चलती रहेगी। हमारा टारगेट सीधा और सीधा सीए एनआरसी की मुखालफत है, उससे हमारा ध्यान नहीं भटका सकते। जैसे ही सीए एनआरसी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी, उससे 10 गुना बड़े प्रोटेस्ट होंगे, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं। तो सरकार भी ये बात समझ ले कि उधर से ध्यान नहीं भटक रहा है। दूसरी बात यह है कि हमें मदद की ज़रूरत तो है ही लोगों की। हम किसी से फाइनेंशियल मदद नहीं लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, जो भी तंजीमें हमारी मदद करना चाहती हैं, वो हमें वकला स्पॉन्सर करें, वकील स्पॉन्सर करें, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि हम ये जुल्म का जो कारोबार चल रहा है उसको हम रोक सकें SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए। यही मैं गुजारिश आपके ज़रिए से करना भी चाहता हूँ कि हमें वकील स्पॉन्सर करें, हमें और कोई मदद नहीं चाहिए। हम उन वकीलों की टीम के साथ मिलकर लोगों को का संविधान में विश्वास मजबूत करेंगे, कमज़ोरों की मदद करेंगे, और बाबा साहब ने तो जितनी तकलीफ़ें उठाई थी संविधान बनाने में, उसका फ़ायदा उनके असली मुस्तहक लोगों की तरफ पहुंचाने की कोशिश करें। अच्छा, उन लोगों को जो आपके मुसलसल सपोर्ट में सोशल मीडिया वगैरह पे आ रहा है, और लोगों को आप इस मौके पर अपने इन तजर्बात से गुजर करके असल कोई सजेशन आप ऐसा देना चाहें जो, ताकि वो खुद भी अलर्ट रहें? क्योंकि ये कोई एक ही जगह नहीं है, ये पूरे मुल्क में कहाँ कहाँ क्या क्या करना चाहते हैं, क्या कुछ करें क्या ना करें, थोड़ा सा आप ब्रीफ में मशवरे के तौर पर लोगों को। मशवरे के तौर पे ये है कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, आज पहली बार नहीं कह रहा, कि सरकारी अफसर और पुलिस जब तक कानून के दायरे में रह कार्य करती है, वो सरकारी अफसर और पुलिस होती है। जैसे ही वो सरकारी कानून के दायरे से बाहर बात करते हैं, वैसे ही वो एक आम कॉमन क्रिमिनल हो जाते हैं। तो उसको जब तक हमारे देश की जनता उस तरीके से ट्रीट करना नहीं शुरू करेगी, हमने सिर्फ यही तो किया है कि जो कानून में आपका हक है, मैंने कैसे कहा था कि आप मेरे बाथरूम भी चेक कर चुके हैं, मेरी खुद की तलाशी ले चुके हैं, मेरी एक एक किताब, एक एक फाइल चेक कर चुके हैं, मैं मना नहीं करूँगा, मगर जब तक आप कानून के दायरे में हो। जैसे ही मुझे ये पता लगा ये इम्पर्सनेटर, जैसे ही उन्होंने ये कहा कि हम आपका ये ले जाना चाहते हैं जिसमें मेरे क्लाइंट्स की चीज़ें, मैंने तुरंत मना किया कि किसी हालत में नहीं, किसी कीमत पे नहीं। अब आप ले जा सकते हैं तो मुझे गोली मार के ले जा सकते हैं, उसमें भी मेरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। ये बात जब बार बार रिपीट होनी, इसीलिए एक बहुत क्लासिक केस है कि किस तरीके से रेड्स में पुलिस के साथ बिहेव करना चाहिए, लोगों को इससे सीखना भी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर लोग हर जगह पुलिस को बाध्य करेंगे, पुलिस को मजबूर करेंगे कि वो कानून का पालन करें, तो पुलिस को भी आदत पड़ जाएगी, सरकारी अफसरों को भी आदत पड़ जाएगी कि अब जनता जो है बेवकूफ़ नहीं रही है, इनको हमें अब कानून के उससे चलना पड़ेगा। अच्छा, पुलिस का इतना दबदबा है कि बड़े से बड़े लोग डर जाते हैं। हम तो इस बात के लिए हैरान है कि इन्होंने बड़े से बड़े जगह जाके ये कारनामे किए हैं इस तरह के। आप भी ID कार्ड नहीं चेक कर सके उनका, वो डरने को तो डर ही जाते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ। तो पर जब मुझे शक हुआ तब मैंने ID कार्ड चेक कर लिया। जी। वो मैंने समझिए, उस वक्त ये भी बात थी कि मैं तो सबसे पहले यही सिखाता हूँ लोगों को
उस वक्त मेरा ध्यान था हियरिंग्स पे चल रही थी, मेरी 4-5 हियरिंग्स चल रही थी, तो मैं आधे अधूरे दिमाग उधर था, आधा इधर था। पिस्तौल के सायों में हमने हियरिंग्स की है, ये भी तो देखिए है, बंदूकों के साये में हियरिंग की है। वो भी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है कि हम बिल्कुल भी, और वो केस भी ठीक से आर्ग्यू किए, वरना पिस्तौलों के साये में जब जाहिर है वो तो थोड़ा बहुत तो आदमी डिस्टर्ब होता है, लेकिन अल्लाह ने वो भी बिल्कुल भी हमारा दिमाग डाइवर्ट नहीं होने दिया, अच्छे से हमने बहस भी की। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने हमें वक्त दिया और इस केस के ज़रिए लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए है। आपने मेरे केस का जिक्र किया और मैं तो एक तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ठीक है परेशानी आई, लेकिन उसके बाद पूरे मुल्क पर एक फ़ायदा इस शक्ल में हुआ कि पूरे मुल्क में अब कोई टेरर एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि आपने कानूनी तौर पर उनकी गर्दन पकड़ ली। तो ये बहरहाल आपका बहुत ही अहम काम है और इसी वजह से वो टारगेट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।